बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन मोहतरम, आप देख रहे हैं आज तक न्यूज़ और मैं हूं असद। मुअज़्ज़ज़ नाजरीन गिरामी, इससे पहले आप इस कहानी की 23 किस्तें सुन चुके हैं। अब 24वीं किस्त मुलाहिज़ा फरमाएं। उसके साथ ही किसी का खालस अंग्रेजी लहजे में फिक्रा सुनाई दिया। हाय प्रकाश, मैं यक लख्त घूमा और दूसरे हिला में हैरानगी और खुशी के मिले जुले तासरात लेकर नौवार से हाय जसवंत का नारा लगाकर लिपट गया। इस मर्तबा जसवंत का हुलिया देखकर मुझे भी उसके जसवंत होने पर यकीन नहीं आ रहा था। उसने धारीवाल शूटिंग का बेहतरीन सूट जेब तन कर रखा था। चेहरे पर सुनहरे फ्रेम की गहरे शीशे वाली ऐनक और सर के बालों का रंग स्याह की बजाय हल्का सुनहरी, राजपूतों के मखसूस अंदाज में घनी और बल खाती मूछें, दाढ़ी का नामो निशान भी दिखाई नहीं पड़ता था। उंगली में पहनी सोने की भारी अंगूठी और उसी मुनासबत से हाथ पर बंधी कीमती घड़ी उसके किसी रियासत के वली अहद होने का ऐलान कर रही थी। उसका ये रूप मेरे लिए हैरान को नहीं चौंका देने वाला भी था। मेरे पिछले तमाम अंदाजे जो उसके मुतल्लक मैंने लगाए थे गलत साबित हो चुके थे। उससे पहले मैं उसे एक अनपढ़ और महज स्मगलर नमाज जासूस ही जान सका था, क्योंकि उसने पिछला मिशन मेरे जेरे कमान किया था। लेकिन अब उसका ये रूप देखकर मुझे यकीन होने लगा था कि ये तो कोई बहुत ही आला पाए की चीज है। कम अज कम मुझसे खासा सीनियर एजेंट। बड़ी बेतकल्फी से उसने मेरा हाल दरियाफ्त किया और हम दोनों अपनी दानिश में मोगा के सबसे बेहतरीन होटल की तरफ रवाना हो गए। श्रीमान जी, मेरा शुभ नाम जसवंत नहीं ठाकुर रघुवीर सिंह है। जसवंत तो अजीज व अकारब मुझे प्यार से कहते हैं। आप चूंकि मेरे बचपन के दोस्त हैं, बीकानेर में हम इकट्ठे ही मैट्रिक तक पढ़े थे। उसके बाद मैं तो यूरोप चला गया, जबकि आप इंडिया में ही धक्के खाते रहे। ये अलग बात है कि आप भी आला तालीम याफ्ता और अपना कारोबार रखते हैं। उसने होटल में बैठते ही अपना तारुफ करवा दिया। मैं टुकर टुकर उसके मुंह की तरफ देखे जा रहा था। वंडरफुल, मेरे मुंह से बेइख्तियार उसकी तौसीफ में निकला। मुझसे कुछ कहा? उसने चाय प्याली में अडेलते हुए पूछा। आप तो महाराज मेरी तवक्कात से भी ज्यादा बड़े जासूस निकले। जवाब में वो सिर्फ मुस्कुरा कर रह गया। ठाकुर रघुवीर सिंह ने मुझे मिशन की तफसीलात से आगाह किया। तीसरे रोज उसकी दिल्ली में मौजूद गर्लफ्रेंड के पिता, जो विंग कमांडर थे और एक अहम नोयत की कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले थे, उस कॉन्फ्रेंस से मुतल्लिक अहम फैसलों के उन्होंने नोट्स तैयार करने थे। ये नोट्स ठाकुर के ख्याल के मुताबिक, चूंकि पिछले हफ्ते से वो विंग कमांडर और उसकी जेरे निगरानी था और ठाकुर की उसके घर में आमदो रफ्त भी थी, उसके ब्रीफ केस में होंगे। हमने उनकी नकल तैयार करनी थी और वो भी इतनी होशियारी के साथ कि दुश्मन को उस हरकत का इल्म न होने पाए। दूसरी सूरत में दुश्मन होशियार हो जाता और अपने तमाम मंसूबे तब्दील कर देता, ख्वाह उसके लिए उसे कितना ही नुकसान क्यों न बर्दाश्त करना पड़ता। मैं चूंकि दस्तावेजात की फोटोकॉपी का माहिर था, उसके अलावा ठाकुर रघुवीर सिंह को भी, जो हकीकतन मुझसे आला दर्जे का एजेंट था, मेरी सलाहियतों पर एतमाद था और बकौल उसके कि पिछला मिशन तो सिर्फ ट्रायल मिशन था जिसमें उसने मुझे परखना था। चूंकि मैं उसके मायार पर पूरा उतर चुका हूं, इसलिए उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसके साथ नथी कर दिया गया हूं। दो जासूस जब मिलकर काम करते हैं तो असल में वो अपनी जिंदगी के खतरनाक तरीन मरहले में दाखिल होते हैं, क्योंकि एक आदमी से यह तवक्का की जा सकती है कि वो अपने ताई सोच समझ कर कदम उठाएगा और गलती भी हुई तो उसका खुमियाजा उसे अकेले ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन दोनों के इकट्ठे काम करने में सूरत हाल जरा नाजुक किस्म की हो जाती है। एक एजेंट की मामूली सी गलती दूसरे को भी उसके साथ ही ले डूबती है। गो के एक दूसरे पर एतमाद किए बगैर इकट्ठे काम करना मुमकिन नहीं होता। उसके बावजूद दोनों जासूस अपने जाती तहफ्फुज के लिए और अपनी ट्रेनिंग के मुताबिक भी इस बात के पाबंद होते हैं कि वो एक दूसरे को अपने सेफ हाउस और अपने मुतल्लिक किसी भी ऐसी बात से आगाह नहीं करते जो एक की गिरफ्तारी की सूरत में दूसरे के लिए परेशानी का बायस बन सके। हत्ता कि उन्हें एक दूसरे को अपना असली नाम बताने की इजाजत नहीं होती। दौरान तरबियत ही जासूसों का मिजाज कुछ इस तरह का बन जाता है कि वो एक दूसरे से लाख मोहब्बत करने के बावजूद सिवाय अपनी जरूरत के और किसी चीज में दिलचस्पी नहीं लेते। अगर ठाकुर मुझे अपनी गर्लफ्रेंड के घर कारनामा करने ले जा रहा था तो सिर्फ इसलिए कि उसके बाद उसे पर्दा स्क्रीन से हट जाना था। वैसे भी उसने अपना तारुफ विंग कमांडर की बेटी से एक सैलानी आदमी के रूप में करवाया था। उसका कोई खास ठिकाना नहीं था, आज यहाँ कल वहाँ। अगर विंग कमांडर की पुत्री उसकी दोस्त बनी थी तो सिर्फ उसकी दौलत और खानदानी वजाहत की वजह से, क्योंकि आला सोसाइटी की भारतीय महिलाओं को ऐसे प्रिंस की तलाश रहती थी जिनकी मईत में किसी क्लब में बैठकर वो अपनी हमजोलियों में न सिर्फ रोब गांठ सकें बल्कि उन्हें जलाकर खाक भी कर सकें। जाहिर है इस मकसद के लिए उसकी फ्रेंड को ठाकुर रघुवीर सिंह से ज्यादा अहम शख्सियत और कौन सी मिलती। थोड़ी देर बाद हम वापस लुधियाना जा रहे थे, जहां से एयर इंडिया के एक
फोकर फ्रेंडशिप जहाज में बंगाली एयर होस्टों की मेहमानदारी से लुत्फ अंदोज होते हुए हम करीबन शाम के करीब दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड कर गए। इसी असना में मेरे जिस्म में भी एक कीमती सूट मुंतकिल हो चुका था। ठाकुर तो पाइप से जी बहला रहा था, जबकि मुझे बादल नखास्ता कीमती सगार का सहारा लेना पड़ा। एक ही सगार ने चारों तबक रोशन कर दिए थे। मैंने ठाकुर से माजरत करना चाही तो उसने सिर्फ इतना कहकर मेरी तसल्ली कर दी, श्रीमान आप किसी गुरुद्वारे में भजन खुदा नहीं करने जा रहे, दिल्ली में बतौर अहम शख्सियत VIP कयाम फरमाने जा रहे हैं। दिल्ली के एक 5 स्टार होटल में पहले ही एक शानदार डबल बेड रूम ठाकुर रघुबीर सिंह के नाम पर बुक हो चुका था। जैसे हम एयर इंडिया की आरामदेह बस से उतरकर लाउंज में दाखिल हुए, एक पतलून बरदार श्रीमती जी तेजी से हमारी तरफ बढ़ी। हाय ठाकुर, हाउ आर यू? और वो तमाम एहतियातें बालाए ताक रखकर ठाकुर से बगलगीर हो गई। ठाकुर ने जवाब में फाइन कहते हुए उससे भी कुछ ज्यादा ही गर्मजोशी का मुजाहरा किया था। माय फ्रेंड मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा। उसने परकटी के अलग होते ही उससे मेरा तारुफ करवा दिया। मीना चक्रवर्ती। विंग कमांडर की सुपुत्री ने गर्मजोशी से मुझसे मुसाफा करते हुए अपने माथे पर गिरी बालों की डिट को झटका देकर अलग किया। उस झटके ने जहां उसके तमाम अज़ा को हिलाकर रख दिया था, वहां मैं भी दहल कर रह गया था। कम ऑन डार्लिंग। उसने ठाकुर का हाथ पकड़कर अपनी तरफ घसीटा। हमारे ब्रीफकेस एक बावर्दी शोफर ने उठा लिए थे। मीना चक्रवर्ती ने हमारी रहनुमाई पार्किंग एरिया में खड़ी एक कीमती मर्सिडीज कार की तरफ की। मुअद्दब शोफर ने हमारे ब्रीफकेस डिग्गी में रखे और बड़े एहतराम से कार के दरवाजे खोलकर हमें अंदर बिठाया। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती तो पीछे ही बैठे थे। मैं दिल पर पत्थर रखकर अगली सीट पर बैठ गया। कार फराटे भरती विंग कमांडर के शानदार बंगले की तरफ जा रही थी। न जाने ठाकुर ने इनको किस चक्कर में फंसा रखा था। उस घर का तो एक एक फर्द उस पर मरा मिटा जा रहा था, क्या नौकर और क्या मालिक। थोड़ी देर बाद ही मुझे उसकी वजह भी समझ आ गई, क्योंकि जैसे ही मीना चक्रवर्ती ठाकुर और मेरे लिए चाय का इंतजाम करने बाहर गई, उनके नौकरों की आमद शुरू हो गई। ठाकुर को हर आने वाला झुककर प्रणाम करता और जवाब में 10-20 रुपए वसूल करके उसे दुआएं देता चला जाता। ये हजरात खासे मजे हुए खिलाड़ी दिखाई देते थे। उन्होंने तो मुझे भी मात दे दी थी। अंकल से मिलने की ठाकुर को शदीद ख्वाहिश थी, जो अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आए थे। इसीलिए उसने होटल जाते हुए भी मीना चक्रवर्ती से बार बार दरख्वास्त की थी कि वो अंकल के आते ही उन्हें मुतल्ला कर दे। जब उसने ठाकुर को पप्पा के आने तक ठहरने को कहा तो उसने माजरत कर दी, क्योंकि होटल में बहुत से लोग उसके मुंतजिर थे। थोड़ी देर बाद वही शोफर हमें होटल छोड़ने जा रहा था। ठाकुर और मिस चक्रवर्ती ने एक दूसरे को खासी गर्मजोशी से रुखसत किया था। होटल वाले भी ठाकुर के पहले ही से मुंतजिर थे। जैसे ही हमारी गाड़ी होटल के पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी, खादमाओं की एक फौज जफर मौज हम पर टूट पड़ी। करीबन सभी पांव छूकर ठाकुर जी को प्रणाम करते और अपनी जेबें भरते थे। कमरे तक एक खूबसूरत वेटर्स ने हमारी रहनुमाई की। कोई खिदमत जनाब। जाते जाते उसने अपने सारे खतूत नुमाया करते हुए ठाकुर से दरियाफ्त किया। नो। ठाकुर जी ने थैंक यू कहना भी गवारा न किया। मिस्टर प्रकाश, आप सिगार नोश नहीं फरमा रहे। उसके जाते ही ठाकुर ने मेरी तवज्जो उस तरफ मफजूल करवाई। बाकी अब तक मैंने बमुश्किल आधा सिगार पिया था। मैंने तो कर दिया, लेकिन जिस विंग कमांडर के यहाँ आप डिनर और कॉकटेल पार्टी उड़ाने जा रहे हैं, इंटेलिजेंस उस पर कड़ी नजर रखे हुए है और वहाँ माफी की गुंजाइश तो शायद नहीं होती। अच्छा यार, अब शर्मिंदा ना करो। मैंने सिगार बादल नखास्ता सुलगा लिया। अब मैं किसी आदि सिगार नोश की तरह कश ले रहा था। ठाकुर जी का पाइप उसी असना में सुलगता ही रहा था। अभी वह मुश्किल आधा घंटा ही गुजरा था कि फोन की घंटी बजने लगी। हेलो अंकल। दूसरी तरफ से आवाज पहचानते ही ठाकुर ने नारा लगाया और मुझे भी आंख मारी। क्यों नहीं, क्यों नहीं। दरअसल कुछ मामलात निपटाने थे, इसलिए उसने दूसरी तरफ से कुछ सुनने के बाद जवाब दिया, ओके हम आ रहे हैं। ठाकुर जी ने थोड़ी देर गुफ्तगू करने के बाद एक शान बेनियाजी से फोन क्रेडल पर रख दिया। अब वो रिसेप्शन से मुखातिब थे, टैक्सी का बंदोबस्त करो। चंद मिनट के बाद ही एक बावर्दी बैरे ने हमारे ब्रीफकेस उठाए और हमें टैक्सी तक पहुंचा दिया। ड्राइंग रूम में हमारा इस्तकबाल मिस चक्रवर्ती और उसके पप्पा और मम्मा ने किया। मिस्टर प्रकाश मल्होत्रा एंड मिस्टर उनकापुरी चक्रवर्ती माय अंकल। ठाकुर रघुबीर सिंह ने हम दोनों के तारुफ को आगे बढ़ाया। थोड़ी देर तक गपशप लगती रही। इसी असना में ठाकुर और मेरी नजरें बेचैनी से उस ब्रीफकेस का जायजा लेती रही थी, जो एक मेज पर बड़े सलीके से रखा हुआ था। मिसेस चक्रवर्ती को क्लब जाना था। रुखसत हुई तो विंग कमांडर साहब को भी जरूरी काम याद आ गया, क्योंकि वो बच्चों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे। ठाकुर ने इस दौरान में मुझे टारगेट की निशानदेही कर दी थी। जो कुछ था उसी ब्रीफकेस में था। ये ठीक है, मुझे ताले खोलने की खुसूसी तरबियत हासिल थी, लेकिन किसी ब्रीफकेस को खोलने का ये मेरा पहला इत्तेफाक था। खुदा का शुक्र गुजरा कि ब्रीफकेस अब भारतीय था और नंबर सिस्टम की बजाय लॉक सिस्टम उसमें नस्ब था। विंग कमांडर साहब की वापसी किसी भी वक्त मुतवक्का थी, क्योंकि ठाकुर के एजाज में वो खुसूसी कॉकटेल बनाते थे और दोनों डिनर इकट्ठे ही करते थे। आज तो ठाकुर का यार गार भी उसके साथ था, इसलिए ये खुशी दो चंद हो गई थी। मेरे ख्याल में वो इंतजामात का जायजा लेने ही गए थे, जबकि हकीकी मकसद ये था कि ठाकुर और उनकी साहबजादी को फुर्सत मुयस्सर आ सके। सगार ने मेरे गले का सत्यानाश
नजरअंदाज कर दिया था। मुझे अपना मिशन आसान और मजीद सिगार नोशी मुश्किल दिखाई दे रही थी। विंग कमांडर के जाते ही ठाकुर मेरे कंधे को छूकर मखसूस इशारा करते हुए और खुद मिस चक्रवर्ती का हाथ थामकर बड़े मस्ताना अंदाज में अपने पहलू में लिए बाहर निकल गया। मैंने उससे पहले ही ढीठ क्लासिकल म्यूजिक से लुत्फ अंदोज होना शुरू कर दिया था, जो ठाकुर की कमजोरी थी, इसलिए वो अपनी डार्लिंग के साथ बाहर चला गया। उसके बाहर निकलते ही मैंने अपना काम शुरू कर दिया। ड्राइंग रूम को 2 दरवाजे आते थे, एक तो पहले ही लॉक था, दूसरा मैंने कर दिया। तमाम पर्दों और खिड़कियों का मैंने चंद सेकंड ही में फुर्ती से जायजा ले लिया था। अगले हिल में मेरा काम शुरू हो चुका था। मेरी तमाम हिस्सियात सिमट कर मेरे हाथों में आ गई थी। करीबन 1 मिनट के बाद अपने बेकाबू धड़कनों के साथ मैंने ब्रीफकेस खोल लिया। एक फाइल जिस पर टॉप सीक्रेट के बड़े बड़े हरूफ टाइप थे मेरे सामने थी। दूसरे ही लम्हे मेरा नन्हा सा कैमरा हरकत में आ गया। मेरे दिल की धड़कनें जरूर बेकाबू थीं, लेकिन मेरे काम की तरबियत और तंजीम में कोई फर्क न आया। जब करीबन 5 मिनट के बाद मैंने फरागत पाई तो ब्रीफकेस की हर चीज यूं की तूं अपनी जगह मौजूद थी। दुनिया का माहिर तरीन फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट भी मेरी उंगलियों के निशानात बाहर नहीं पा सकता था। काम मुकम्मल होते ही मैंने दरवाजे का लॉक खोल दिया। अभी वह मुश्किल सुख का लंबा सांस मुकम्मल ही हुआ था कि ठाकुर और उसकी महबूबा अंदर आ गए। उसने अंदर आते ही हस्बे तवक्का टेप का स्विच ऑफ कर दिया। यार कभी इनको छुट्टी भी दे दिया करो, दफ्तर, घर, गाड़ी, हर जगह यही तुम्हारे पीछे लगे रहते हैं। उसने एक आरामदेह सोफे पर मीना चक्रवर्ती समेत ढेर होते हुए कहा, एक ही शौक पाला है जीवन में और वो भी आपको पसंद नहीं। वाहरी किस्मत। मैंने भी सर्द आह भरी। अभी तक मैं नॉर्मल नहीं हुआ था। खुशी के मारे वाकई मेरे हाथ पांव फूले जा रहे थे। हमारा प्रोग्राम कुछ दूसरा था। ठाकुर ने रात के पिछले पहर को उस काम के लिए मुंतखब किया था और बाकायदा एक स्कीम हमने उस सिलसिले में काफी बहस व तमहीज के बाद मुरतब की थी। जैसे ही मीना एक फोन अटेंड करने के लिए अपने बेडरूम में गई, मैंने खुशी से बेकाबू होते हुए उसे अपनी कामयाबी से मुतल्ला किया। ठाकुर ने फटी फटी और हैरत ज़दा आंखों से मेरी तरफ देखा। उसके तो वहम गुमान में भी ये बात नहीं आ सकती थी। चंद लम्हे उसके दिलो दिमाग में कशमकश जारी रही। उसकी आंखों में उलझन के वाज़े आसार देखे जा सकते थे। फिर फरते मोहब्बत से बेकाबू होकर उससे और तो कुछ न बन पड़ा। उसने मेरे दोनों हाथ अपने हाथों में थाम कर उन्हें चूम लिया। प्रकाश, तुम वाकई एक अजीम इंसान हो। उसकी जज्बात से भरी आवाज सुनाई दी। आपसे ज्यादा नहीं। मैंने अंदर आती मिस चक्रवर्ती की तरफ इशारा करते उससे कहा। हम दोनों कहका मार कर हंस दिए। खुशी हमारे अंग अंग से फूट रही थी। मिस चक्रवर्ती हैरत से हमें कहके लगाते देखती रही। रात को डिनर से कुछ देर कबल हस्बे प्रोग्राम मेरी तबीयत बिगड़ने लगी और ठाकुर रघुबीर सिंह ने उस संदेशे के पेश नजर के मेरी मौजूदगी रंग में भंग न डाल दे मुझे होटल पहुंचा दिया। विंग कमांडर मिस्टर उनकापुरी चक्रवर्ती के साथ 2-3 और दोस्त अपनी बेगमात के साथ ठाकुर रघुबीर सिंह के एजाज में दी जाने वाली पार्टी में तशरीफ ले आए थे। मेरे होटल पहुंचने के तकरीबन 20 मिनट बाद हमारा तीसरा साथी मुझसे फिल्म वसूल करने ठाकुर ने भेज दिया था। मखसूस कोड वर्ड्स के तबादले और अपनी शिनाख्त के बाद मैंने फिल्म उसके हवाले कर दी और सुख का सांस लिया। अब मुझे शिद्दत से नतीजे का इंतजार था, क्योंकि कैमरे के धोखा देने का खतरा भी मौजूद रहता था। ठाकुर की वापसी 11 बजे के करीब हुई। उसके आने के चंद मिनट बाद फोन की घंटी बजी। मैंने बेचैनी से फोन उठाया। दूसरी तरफ से हमारे साथी ने ओके कहकर फोन बंद कर दिया। मेरी मेहनत रंग लाई थी। ठाकुर ने गर्मजोशी से मुझे गले लगा लिया। हम दोनों की हालत करीबन एक जैसी थी। सुबह उसने मुझे बड़ी गर्मजोशी से रुखसत किया। मीना चक्रवर्ती और ठाकुर दोनों ही मुझे हवाई अड्डे पर रुखसत करने आए थे। मैं सारे रास्ते मिस चक्रवर्ती की मेहमान नवाजी से महरूमियत का रोना रोता आया था, जबकि वो खुद ठाकुर के बेहतरीन दोस्त को मिस करने पर मुझसे ज्यादा मुतासब थी। लुधियाना की बजाय मैंने घर जाना बेहतर समझा और हवाई अड्डे से सीधा रायकोट आ गया, जहां पूनम बेचैनी से मेरी मुंतजिर थी। कहाँ गायब हो गए थे श्रीमान जी? उसने कमरे में दाखिल होते ही बड़ी शिकायत अमेज लहजे में पूछा। तुमसे बचकर कहाँ जा सकता हूँ? मैंने उसकी झील जैसी आंखों की गहराई में डूबते हुए जवाब दिया और पूनम के गालों पर हया की सुर्खी नाच गई। वो दुपट्टे के पल्लू को उंगली से मरोड़ती मेरी तरफ देखे बगैर वापस भाग गई। बिस्तर पर गिरते ही मैं नींद की आगोश में समा गया। मेरी आंख कदमों की धड़ धड़ की आवाज से खुली थी। यूं लगता था जैसे फौज का पूरा ब्रिगेड अंदर घुस आया हो। मेरा ज़हन फौरन कल के वाकयात की तरफ पलटा। यहाँ ऐसी कोई मुश्तबा चीज मौजूद नहीं थी जो मेरी शनाख्त करवा सके। नीचे सहन से चीखों पुकार की आवाजें भी आने लगी थी। मैंने बिस्तर से उठने में चंद सेकंड लगाए थे और अभी वो मुश्किल खिड़की तक ही पहुंचा था कि दरवाजा टूटकर अंदर आ गिरा। दूसरे लम्हे किसी ने मुझे गिरबान से पकड़कर बाहर की तरफ खींचा। मैंने नजर उठाकर देखा वो पुलिस का कोई थानेदार था। कमरे में 3-4 पुलिस वाले उसके साथ ही घुसाए थे। मुझे सीढ़ियों से धकेलते हुए सेन में ले आए, जहां घर के तमाम मकीनों के गिर्द पुलिस के जवान राइफलें ताने खड़े थे। नींद मेरी आंखों से यूं उड़ी जैसे मैं कभी सोया ही न था। यही हाल घर के दूसरे लोगों का था। उनके चेहरों पर भी हवाइयां उड़ रही थी। खौफ और दहशत के मारे उनके मुंह से कोई बात भी ठीक से नहीं निकल पाती थी। हाँ, एक बाबूजी ऐसे जरूर थे जो बिल्कुल पुरसकून नजर आ रहे थे। मैं न सिर्फ ज़हनी बल्कि जिस्मानी तौर पर भी हालात से निपटने के लिए तैयार था, लेकिन सूरत हाल चूंकि अभी तक मेरी समझ में नहीं आ सकी थी, इसलिए मुझे फिलहाल खौफजदा ही रहना था।
छोटे से मकान से पुलिस जोंकों की तरह चिमटी हुई थी। मंडियरों पर भी पगड़ी बरदार सिपाही राइफलें ताने नजर आ रहे थे। चंद मिनट में अड़ोस पड़ोस के मकानों से भी रोशनियां बाहर झांकने लगी। इस तूफान बदतमीजी ने हमसायों को भी जगा दिया था। ये अलग बात कि एक दफा पुलिस को देखने के बाद दोबारा उस तरफ देखने की हिम्मत किसी को नहीं हुई थी। कौन हो तुम? उस थानेदार ने जो मुझे धक्के देता हुआ यहाँ तक लाया था, खामोशी का सकूत तोड़ते हुए बड़े दरस्त लहजे में दरियाफ्त किया। मेरा बेटा है, मुझसे बात करो। मेरी बजाय बाबूजी ने कड़कदार आवाज से थानेदार को अपनी तरफ मुखातिब किया। उनका लबो लहजा मेरे लिए अचंभे की बात थी। आज तक मैंने उन्हें कभी इस मूड में नहीं देखा था। मैं खामोश रहा। लेकिन हमारी इतलात के मुताबिक तुम्हारा सिर्फ एक बेटा है। थानेदार के हक में खड़े एक सफेद वर्दी पुलिस ने खुफिया पुलिस के मखसूस लहजे में प्रकाश पर नजर जमाते हुए कहा, तुम्हारी इतलात कोई आसमानी सहीफा नहीं है। ज्यादा बहस करने की जरूरत नहीं, अपनी आमद का मकसद बताओ। बाबूजी की आवाज यकीनन सारे मोहल्ले में गूंज रही होगी। मिस्टर महावीर प्रसाद, हम तुम्हें डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत गिरफ्तार कर रहे हैं। उसी थानेदार ने बहस से बचने या किसी मसलहत के पेश नजर बाबूजी से कहा, तुम बहुत बुज़दिल हो। मुझसे बूढ़े आदमी को पकड़ने के लिए इतने हंगामे की क्या जरूरत थी? बाबूजी के तंज ने थानेदार को काट कर रख दिया था। मिस्टर प्रसाद, आप हमारे बजाय ये बहस कोर्ट में कीजिएगा। उसने ये फिक्रा मुस्कुराते हुए शायद माहौल की तलखी को कम करने के लिए कहा था। उससे पहले कि बाबूजी कोई और बात करें, उसने वारंट गिरफ्तारी निकाल कर उन्हें दिखा दिया। ठीक है, लेकिन इस बदतमीजी के लिए तुम्हें जवाबदेही करना पड़ेगी। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। पुलिस की इस तरह आमद ने माहौल खासा खौफनाक बना दिया था। घर में कोई भी बाबूजी की इस तरह ड्रामाई अंदाज में गिरफ्तारी के लिए ज़हनी तौर पर तैयार नहीं था। माताजी की हालत तो खुसूसन बहुत खराब हो रही थी। जब उन्होंने बाबूजी की गिरफ्तारी का सुना तो अचानक सदमे से लड़खड़ा गई, लेकिन मैंने उन्हें मजबूती से थाम लिया। बाबूजी ने उन्हें हौसला दिया। पूनम माताजी को मेरे इशारे पर अंदर कमरे में ले गई। प्रकाश अभी तक संभल नहीं पाया था। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जा किया और मुस्कुराते हुए हौसला देना चाहा। इसी असना में बाबूजी हमारे नजदीक आ गए। उन्होंने हम दोनों को सीने से लगा लिया। बेटा, तुम्हारे होते हुए मुझे इस बात का कभी एहसास नहीं हुआ कि मेरे बाद ये घर सूना रहेगा। उन्होंने हमसे अलग होते हुए मुझे मुखातिब किया। बाबूजी, मैं मुश्किल इतना ही कह पाया था। मेरा गला रिंध गया था। बाबूजी के भरपूर एतमाद ने मुझे खासा जज्बाती कर दिया था। प्रकाश इसे मेरे समान समझना। उन्होंने इस मर्तबा प्रकाश को मुखातिब किया जिसकी आंखों से आंसू किसी भी लम्हे झलक जाने को तैयार थे। चलिए, उन्होंने पुलिस वालों को मुखातिब किया। बाबूजी आगे आगे चल दिए। उनके पीछे पीछे पुलिस वालों के साथ मैं, प्रकाश और पूनम भी एक जुलूस की शक्ल में जा रहे थे। पूनम माता को मौसी जी के हवाले करके खुद बाहर आ गई थी। दरवाजे के बाहर गली की नुक्कड़ तक हम बाबूजी के साथ गए, जहां पुलिस की एक वैन उनकी मुंतजिर थी। इसी असना में उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उनकी चाल में एक खुददारी, एक भरपूर एतमाद झलकता था। ऐसा भरपूर एतमाद जो किसी अजीम मकसद के लिए जद्दोजहद करने वालों में खुद ब खुद डराता है। डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स के तहत हुकूमत किसी भी शख्स को अपनी मर्जी के मुताबिक गैर मुइना मुद्दत तक नजरबंद रख सकती थी और भारतीय जेलों में कई ऐसे नजरबंद भी मौजूद थे जो 1923 से आज तक नजरबंद चले आ रहे थे। खसूसन किसी के नक्सलबाड़ी साबित हो जाने के बाद तो 10-15 साल से पहले उसकी रहाई के इम्कानात बहुत कम होते थे और ये इतनी लंबी मुद्दत थी कि शायद ही जिंदगी उनसे वफा करती। सांस की वो डोर जो अरसे से अटकी हुई थी, उसे कोई भी झटका चंद सानियों में तोड़ सकता था और उसके बाद शायद उस घराने का ताना बाना बिखर कर रह जाता, क्योंकि एक बाबूजी की जात ही थी जिसने अब तक सबको एक महवर पर जमा कर रखा था। उनकी मौजूदगी में कभी मौसी जी को अपनी बेविगी का एहसास नहीं हुआ था। घर फद खुद को महफूज जानता था, लेकिन अब क्या होगा? बाबूजी ने अपनी दानिश में तो मुझे अपनी जगह देकर बला अपने गले से उतार दी थी, लेकिन मैं क्या कर पाऊंगा? यही था वो सवाल जिसने मुझे फौरन डसना शुरू कर दिया था। वैन के नजदीक जाकर वो मुड़े। पूनम पर शायद उनकी नजर अब पड़ी थी। उन्होंने पूनम को देखते ही अपनी बाहें फैला दी। पूनम बाबूजी कहकर उनसे लिपट गई। हम दोनों सर झुकाए उनके करीब खड़े थे। बाबूजी ने मुझे अपने नजदीक बुलाकर अपने साथ चिमटा लिया। बेटा, तुम में हकायक का सामना करने की सलाहियत मौजूद है। मुझे ये कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन इस बात के इम्कानात कम ही नजर आते हैं कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए तुम्हारे दरमियान मौजूद रहूंगा।